हेलो फ्रेंड, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज। आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड बेसिकली क्या होता है, जो एंशियंट पीरियड है और जो मेडिवल पीरियड है, इसके बीच का एक जो गैप है या जो मेडिवल पीरियड का जो एक पृष्ठभूमि है उसे हम कहेंगे अर्ली मेडिवल पीरियड। तो इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके विषय में डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। इसके विषय में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें है पाल और प्रतिहार डायनेस्टी। पाल और प्रतिहार जो वंश हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके विषय में जानना जरूरी है। उसके बाद राजपूत किंगडम हुए हैं, जैसे गहदवाला, फिर चौहान हुए हैं, फिर सोलंकी या चालुक्य भी उन्हें कहते थे, और फिर ऐसे ही चंदेल डायनेस्टी भी थी। तो ये इनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो अरब्स का यहाँ पे आगमन था या जो अरब्स आए थे उनके विषय में चर्चा करेंगे। फिर हम इसके बाद इसी टॉपिक में हम एक्सटेंशन करेंगे महमूद गजनवी का और गजनी का, और महमूद गजनी के बाद हम करेंगे मोहम्मद गौरी की बात, और उसके बाद फिर सल्तनत काल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो गुलाम वंश या सल्तनत काल से पहले का जो पीरियड है और हर्षवर्धन के बाद का जो पीरियड है, हर्ष के बाद और सुल्तान वंश से पहले, ये जो बीच का पीरियड है उसे हम कहेंगे अर्ली मेडिवल पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आइए स्टार्ट करते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड। देखिए, जो अर्ली मेडिवल पीरियड है उसे स्टार्टिंग में या शुरुआत में इसे कहा गया था डार्क एज। डार्क एज इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें क्या था कि बाहर से आक्रमण हुआ था या आक्रमणकारी आए थे, और उन्होंने स्टार्टिंग में हमारे वेल्थ को काफ़ी लूटा था, और स्थितियां वैसी थी कि जैसे बाहर से कोई आ रहा हो और आपके धन को, आपके कल्चर को कहीं ना कहीं अटैक कर रहा था। तो उसे हम लोग डार्क एज कहा। लेकिन बाद में क्या होता है, जो इसका परिणाम होता है कि बहुत समय तक, मतलब ये जो एक हम लोग का कंपोजिट कल्चर है, ये हमारे कंपोजिट कल्चर, जैसे आज हिंदू मुस्लिम यूनिटी है और बाकी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, या जो एक हमारा जो भारत है जो कंपोजिट कल्चर से, जैसे हम होली दिवाली तो मनाते हैं, साथ में हम लोग ईद की जो सेवई खाते हैं, मतलब ये जो एक कल्चर है, ये जो है ये इसी एरा का या इसी एज का देन है। इसलिए आज हम इसे कहते हैं एज ऑफ कंपोजिट कल्चर। आज हम इसे डार्क एज के तौर पे नहीं देखते हैं। दूसरा था, ये जो एज था ये फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म को जो अगर हिंदी में आप समझे तो ये सामंतवाद, कि एक बड़ा राजा अपने छोटे छोटे राजाओं को अपॉइंट करता था कुछ ना कुछ कार्य के लिए, तो इसे क्लासिकल फ्यूडलिज्म एज का एज भी कहा जाता है या सामंतवाद का काल भी कहा जाता है भारत में। जो इसका पीरियड है, अगर हम बात करेंगे तो इसका पीरियड है 750 से लेके 1757, करीब 1000 साल का इसका पीरियड है। और 1000 साल को भी जो है, इस मेडिवल काल को हम लोग दो पीरियड में बांट सकते हैं, एक अर्ली मेडिवल और एक जो होता है जो लेटर मेडिवल पीरियड। तो जो अर्ली मेडिवल पीरियड है इसे हम लोग कह सकते हैं 750 से लेके 1200 एडी, मतलब सल्तनत काल से पहले का जो पीरियड है उसे कहेंगे अर्ली मेडिवल पीरियड। और जो लेटर मेडिवल पीरियड है, ये लेटर मेडिवल पीरियड हम कह सकते हैं 1200 सल्तनत पीरियड से लेके और जब तक कि ये मुग़ल रहेंगे 1757। और इसके बाद जो मुग़ल का तो जो शासन है वो तो है 1857, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या क्रांति जो हुई थी, उसके बाद जो है मुग़ल के जो आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफ़र, वहाँ उनके दमन के बाद या उनके समाप्ति के बाद ये शासन ख़त्म होता है। लेकिन 1757 के बाद ऑलमोस्ट ये शासन जो है बहुत वीक हो जाता है। इसके जो ज़्यादातर रूलर होते हैं या शासक होते हैं ये पेंशनर हो जाते हैं, और अंग्रेज़ों का मॉडर्न युग का जो है वो आगमन हो जाता है। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि 1200 एडी से लेके 1757 एडी का जो पीरियड है ये लेटर मेडिवल पीरियड है, मतलब इसे हम मेडिवल में कंसिडर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है, और हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं उससे आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। और फैक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप फैक्ट्स को भी क्लियर करते चलें। इसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसी स्थिति आई क्यों, मतलब इस तरह का क्या हुआ था, फिर उस समय क्यों अर्ली मेडिवल पीरियड हुआ। देखिए, 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ होती है। हर्षवर्धन
एक रूलर होते हैं जो कि लेटर वैदिक उसमें गुप्तास के बाद जो भारत का जो बड़ा राज्य होता है, आपको ध्यान होगा, उसको इंटीग्रेट करते हैं नॉर्थ इंडिया को। साउथ में भी करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे वो हार जाते हैं, नर्मदा नदी के इधर का ही क्षेत्र उनको प्राप्त होता है। अब अगर याद हो आपको तो उस रूलर का नाम बताइए जिन्होंने उन्हें हराया था। कमेंट बॉक्स में मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें, इससे पहले मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो कौन से वो रूलर थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। तो 647 AD की बात करेंगे कि ये जो इंटीग्रेट किया था इन्होंने नॉर्थ इंडिया को, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जो ज़्यादातर वहाँ शासक होते हैं वो वीक होते हैं, तो जो वहाँ का जो टेरिटरीज होती है या जो एक बड़ा शासन है वो बहुत छोटे छोटे कई शासनों में इट ब्रोक, द किंगडम वॉज ब्रोकन इनटू मैनी स्मॉल टेरिटरीज, बहुत छोटे छोटे टेरिटरीज में वो डिवाइड हो जाता है। और जब डिवाइड होता है तो दो पावरफुल जो रूलर हैं उस समय वो एमर्ज होते हैं। पहला होता है पाल और दूसरा होता है प्रतिहार। जो पाल होते हैं वो बंगाल रीजन में होते हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा वाला जो रीजन है वहाँ पे पाल होते हैं। और प्रतिहार वेस्टर्न रीजन मीन्स कि जो आपका राजस्थान, गुजरात या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो आज पाकिस्तान है वो जो क्षेत्र है वो प्रतिहारों का होता है। और ये जो साउथ इंडिया की बात करें, ये तो वेस्टर्न रीजन हो गया इनका प्रतिहार का। इधर का ईस्टर्न रीजन किसका हो गया? ईस्टर्न रीजन हो गया आपका पाल का, ये प्रतिहार का। और जो साउथ इंडिया ये राष्ट्रकूट हैं, यहाँ पे साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट। तो बेसिकली तीन जो शासक हैं वो रहते हैं भारत में पोस्ट हर्षवर्धन पीरियड। अब देखिए इनकी वजह से ये जो इनकी वजह से एक स्ट्रगल हमेशा बना रहता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्राई पार्टी स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, ये तीन पक्ष हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों में संघर्ष बना रहता है। इसे कहते हैं ट्राई पार्टी स्ट्रगल या त्रिपक्षीय इसको संघर्ष भी कहते हैं। और ये देखिए एक त्रिकोण के शेप में है, एक साउथ इंडिया, एक वेस्ट इंडिया, एक ईस्ट इंडिया। तो ये ट्रायंगुलर है तो इसको कभी कभी त्रिकोण संघर्ष भी कह दिया जाता है। तो आपको ये समझने वाली बात है। और ये बेसिकली स्ट्रगल हो रहा होता है कन्नौज पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, क्योंकि जो हर्षवर्धन होते हैं उनका जो राजधानी होती है वो कन्नौज होती है, जो उस समय की सबसे पावरफुल या कैपिटल होती है। इसे कुछ भी कहा जाता है, कुछ जगह इसका वर्णन मिलता है। तो उसके लिए 200 साल तक लगभग ये स्ट्रगल होता है, 800 AD से लेके 1000 AD तक, उस पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। इसे कहते हैं त्रिदलीय संघर्ष। और जो इसके विनर होते हैं या जो हम कहें कि इसमें कौन जीतता है, तो इसमें जो होता है गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट जो सेकंड हैं वो विनर के तौर पे एमर्ज होते हैं। और ये अपना इस्टेब्लिश करते हैं कैपिटल कहाँ पे, ये कैपिटल करेंगे कन्नौज में इस्टेब्लिश। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पाल वंश के बारे में। और पाल वंश के कुछ, क्योंकि भाई पीरियड तो इनका लंबा है लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण हैं या जो जिनके बारे में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है अक्सर, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वो पूछा जाता है गोपाल के बारे में। देखिए जो पाल वंश है उनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है गोपाल। ही फाउंडेड द पाल डायनेस्टी इन 750 AD। और ये बुद्धिस्ट होते हैं। और ज़्यादातर जो पाल रूलर हैं वो क्या होते हैं, वो बुद्धिस्ट होते हैं, तो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि द पाल वर द बुद्धिस्ट। ठीक है, और इनके एक प्रोमिनेंट लीडर और हैं या रूलर हैं, वो है धर्मपाल। धर्मपाल के विषय में एक प्रश्न जरूर आता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था धर्मपाल ने। तो ये प्रश्न हमेशा आता है UPPCS का। अगर आप पेपर एनालिसिस करते होंगे तो UPPCS के लोअर में, अपर में कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो धर्मपाल जो हैं एक इनके प्रोमिनेंट लीडर हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाया था इन्होंने। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो उसको रिवाइवल किया था, क्योंकि उस समय वो अपना जो अस्तित्व था वो कहीं ना कहीं युद्ध में और इन चीज़ों में वो उसका अस्तित्व कम हो रहा था, उसे महत्व को उन्होंने दोबारा उजागर किया। उसके बाद फिर महिपाल थे। महिपाल जो आखिरी पावरफुल रूलर थे पाल डायनेस्टी के। उसके बाद जो रूलर होते हैं वो होते गोविंदपाल, जो कि आखिरी रूलर होते हैं। और 12वीं सेंचुरी में ये वंश जो है पाल वंश ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रतिहार वंश की। तो देखिए जो प्रतिहार डायनेस्टी है ये जो है वेस्टर्न इंडिया में होता है। जैसे गुजरात मैंने बताया था, गुजरात या वेस्टर्न
राजस्थान में देखने को मिलता है। ये 8th सेंचुरी एडी से लेके और 11th सेंचुरी एडी तक देखने को मिलता है। इसको हम फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है मालवा, एक जोधपुर। देखिए जो ये एम्पायर फाउंड हुआ था या जो इसकी खोज हुई थी या इसको स्थापित किया गया था, तो वो जोधपुर से स्थापित किया गया था। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, तो हम कहेंगे हरिश्चंद्र इज द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। ही फाउंडेड द प्रतिहार डायनेस्टी इन 550 AD। तो ये आपको याद रखना है, जोधपुर से प्रतिहार डायनेस्टी हरिश्चंद्र ने फाउंड किया था 550 AD में। उसके बाद जो एक मालवा रीजन में जो जिनका वर्णन मिलता है वो मिलता है नागभट्ट प्रथम। ये 730 AD में मालवा रीजन में एस्टेब्लिश करते हैं प्रतिहार डायनेस्टी को। तो नागभट्ट प्रथम के विषय में भी कई प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलता है, पूछा जाता है मलेच्छों का नाशक कौन है। तो मलेच्छों के जो नाशक हैं वो यूपीपीसीएस में कई बार सवाल आया है इसके विषय में। तो यूपीपीसीएस में एक सवाल आता है कि मलेच्छों का नाशक कौन है, तो मलेच्छों का नाशक है नागभट्ट प्रथम। और एक तरह से कह सकते हैं, देखिए हरिश्चंद्र ने फाउंड तो किया था, लेकिन जो रियल फाउंडर हैं वो रियल फाउंडर कौन है, ये नागभट्ट प्रथम जो है वो रियल फाउंडर है इस डायनेस्टी के। उसके बाद हम बात करेंगे इस डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मिहिर भोज। तो मिहिर भोज जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी के। इन्होंने सिंध तक इस डायनेस्टी का वो किया था, विस्तार कर दिया था, और ग्रेटेस्ट रूलर हैं प्रतिहार डायनेस्टी के। फिर इसके बाद एक प्रोमिनेंट वो और हैं नागभट्ट सेकंड, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था। जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था या ट्राई पार्टी वो जो था स्ट्रगल था, उसको किसने समाप्त किया था, तो किसने जीता था, तो प्रतिहारों ने जीता था, और नागभट्ट प्रथम सेकंड के वो उसमें जीता था। और इसके बाद इन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल या राजधानी घोषित कर दी। अब आइए आगे की डिस्कस करते हैं। अब देखिए उसी दौर में जो राजपूत किंगडम्स थे वो भी एमर्ज होके आते हैं बाहर, ठीक है। तो राजपूत किंगडम में गहदवाला डायनेस्टी या गहदवाला वंश, उसके बाद चौहान वंश, फिर चालुक्य को ही सोलंकी वंश भी कहते हैं, और चंदेल वंश। तो देखिए हम गहदवाला वंश की बात करेंगे, तो गहदवाला जो वंश है उसके फाउंडर हैं, इसको गढ़वाल वंश मत समझिएगा, ये गहदवाला वंश है। ये बेसिकली यूपी और बिहार जो उस रीजन में होता था ना, यूपी ईस्टर्न यूपी और बिहार वाला रीजन, ये जो था ये गहदवाला वंश के अंडर में था। तो जो गहदवाला वंश है, अभी मैं बात कर रहा हूँ गहदवाला वंश के विषय में। तो जो गहदवाला वंश के जो फाउंडर हैं वो है चंद्रदेव, ठीक है। इन्होंने फाउंड किया था 1080 AD में, और 5 साल तक इन्होंने शासन किया कन्नौज में, ठीक है। इसके बाद इनके और एक राजा हुए जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया था, वो थे गोविंद चंद्र, याद रखना है। और जो इनके आखिरी राजा थे वो थे जयचंद, जिनको मोहम्मद गौरी हराते हैं 1194 में चंदवार के युद्ध में। तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंदवार के युद्ध में जयचंद जो हैं वो पराजित होते हैं मोहम्मद गौरी से। तो ये भी गढ़वाल नहीं है, लिखा है गलत, तो ये गहदवाल एम्पायर के शासक होते हैं। इसके बाद सेकंड हम बात कर लेते हैं, जो इसके थे देखिए 4 हैं। तो गहदवाल हो गए, तो फिर अब चौहान, चालुक्य या चंदेल। तो जो चौहान डायनेस्टी है या चौहान वंश है, इसका जो मुख्यालय था वो अजमेर में था। इनिशियली ये फ्यूडेटरी थे प्रतिहार के। जो प्रतिहार था, प्रतिहार के कई सामंत होते थे, फ्यूडल स्ट्रक्चर था। तो कई सामंत में एक सामंत जो थे वो चौहान थे। तो इनका जो क्षेत्र था वो अजमेर था, ठीक है। लेकिन इनके एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, विग्रह राजा चतुर्थ या विग्रह राजा फोर्थ। ये डिफीट करते हैं वहाँ के दिल्ली के तोमर्स को, और दिल्ली को जो है अपने में एम्पायर में मिला लेते हैं। तो दिल्ली और अजमेर ये एक ही हो जाता है। तो फिर कभी कभी ये भी होता है कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के लिए जो लड़ रहे होते हैं, या दिल्ली वंश की जो स्थापना होती है पृथ्वीराज चौहान को हरा के, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि जो चौहान वंश है वो उनके विग्रह राजा चतुर्थ जो हैं वो दिल्ली के तोमर्स को हरा के दिल्ली को अपने शासन में मिला लेते हैं। उसके बाद जो इनके इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट रूलर हैं वो है पृथ्वीराज थर्ड, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान या जिनके विषय में हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी से जो 2 लड़ाइयाँ करते हैं। तो ये लास्ट रूलर होते हैं चौहान वंश के। इनका जो पहला लड़ाई होता है, फर्स्ट बैटल होता है तराइन का, वो 1191 AD में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान
मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, मतलब उसको मृत्युदंड नहीं देते हैं। और इसी का परिणाम होता है कि दोबारा वो आता है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है एक ही साल बाद 1192 AD में, और इसमें मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को की हत्या कर देता है और चौहान डायनेस्टी जो है यहाँ पे समाप्त हो जाती है और मुस्लिम शासन जो है वो भारत में स्थापित हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे चालुक्य वंश की या सोलंकी राज्य की। तो जो सबसे पहले इसके जो राजा हैं जिनके बारे में प्रमाण मिलता है वो है मुला राजा, ठीक है। उसके बाद हम इनके जो हैं भीम प्रथम जो हैं, भीम प्रथम हैं, जो महमूद ऑफ गजनवी जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक कर रहा होता था, तो जो चालुक्य के जो शासक रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो रहते हैं भीम प्रथम, क्योंकि ये जो गुजरात का जो क्षेत्र है वो इन्हीं के अंडर में होता है। तो तभी हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की, ठीक है। उसके बाद जो इनके एक प्रतापी राजा हैं या जो बहुत ही पावरफुल राजा हैं वो जय सिम्हा सिद्धार्थ राज हैं, सिद्धराज, ठीक है। तो जय सिम्हा जो सिद्धराज हैं, इनका जो पीरियड है 1192 से लेके 1144 रहता है। ये सबसे पावरफुल रूलर होते हैं। ये चालुक्य को फैलाते हैं। इनके समय में चालुक्य का जो शासन है वो वेस्टर्न राजस्थान तक, गुजरात और वेस्टर्न राजस्थान तक हो जाता है, और ये जो है शैव धर्म को मानने वाले होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं चंदेल वंश के बारे में। तो चंदेल के विषय में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो चंदेल वंश है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इनके विषय में हर परीक्षा में UPPCS वगैरह में देखने को मिलता है। तो ये जो है ये भी फ्यूडिटरी होते हैं, मतलब उनके सावंत होते हैं प्रतिहार वंश के, और इनका जो कैपिटल होता है वो होता है खजुराहो में होता है इनकी राजधानी। और जो इनका क्षेत्र होता है, जो राज्य होता है, वो साउथ बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है या दक्षिण बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो इनका क्षेत्र होता है। और इन्होंने आर्ट और कल्चर के लिए, आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे मंदिर, महल और किलों का निर्माण कराया था, जिसमें सबसे ज़्यादा रिमार्केबल है खजुराहो का मंदिर, जो जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। तो जो भी फैक्ट है जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है जो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। और साथ में मैं आपको सुझाव भी देता हूँ कि आप अपने पुस्तकों के साथ बने रहें, क्योंकि पुस्तक ही है जो आपको आगे बढ़ाएगी। हम क्या करते हैं, हम आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। जब आप पुस्तक उठाएंगे और जब आप चंदेल वंश के विषय में पढ़ रहे होंगे ना, तो हमारी बातें आपको उस समय बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने में या आपका जो वो चीज़ें हैं वो क्लियर करने में आपकी मदद करेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अरबों का भारत में आगमन, ठीक है, कि अरब जो हैं या अरब जो मुस्लिम जो थे उनका भारत में आगमन कब होता है और कैसे होता है। तो देखिए, जो एक प्रश्न आता है PCS वगैरह में या UP में, MP में, हर जगह पूछा जाता है कि भारत में आक्रमण करने वाले पहले अरब कौन थे या मुस्लिम शासक कौन थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो भारत में आक्रमण करने वाले पहले शासक या मुसलमान वो थे, आक्रमणकारी थे। तो देखिए, इनका जो इन्होंने जब आक्रमण किया था तो 712 AD में किया था, 712 AD में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिंध के जो राजा होते हैं, उस समय के सिंध के राजा होते हैं, रूलर दहीर होते हैं, दहीर। तो दहीर को इन्होंने डिफीट किया और अपना जो शासन है उसको स्थापित किया सिंध में। और सिंध के बाद वो कुछ समय बाद जो है मुल्तान है उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन ये इनका जो शासन है ये बहुत ज़्यादा लंबा रहता नहीं है, क्योंकि अरब जो है वो भारत से, अगर हम फिज़िकल डिस्टेंस की बात करें, दूरी वो बहुत ज़्यादा रहती है। अरब का कोई रुचि नहीं होता है भारत के सिंध प्रांत में, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हमको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा, अरब में खुद आपस में ही, अरब के रीजन में देखने को ये मिलता है कि वहाँ पे खुद का ही एक फ़ाइट हो रहा होता है राज्य को लेके, या कौन उसको रूल करेगा। खलीफा में भी उस समय मतभेद रहता है। तो ये सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ देखते हुए जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु होती है, ये जो समय होता है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद 300 साल, लगभग 200-250 साल के बाद मोहम्मद ऑफ गजनवी जो है, गजनी, ये भारत में आते हैं 1000 AD के आसपास। तो करीब इनके 280 साल बाद इनका आगमन होता है। और इनके विषय में भी जान लें, मोहम्मद ऑफ गजनी के विषय में। तो देखिए, 9th सेंचुरी में क्या होता है, जो खलीफा का जो वो होता है, पतन होता है उस समय,
जो खलीफा की पावर्स होती है कम हो जाती हैं, तो जो खलीफा के अंडर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये अलग अलग दिशाओं में एक्सपीडाइट करने के लिए या हमला करते हैं या क्षेत्र का अपने विस्तार करने के लिए बाहर आते हैं। जब ये इसी क्रम में जो महमूद ऑफ गजनी है ये भारत में आते हैं, तो इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, जो महमूद ऑफ गजनी का जो एक चार्ट समझते हैं, तो देखिए जो फाउंडर होते हैं वो होते अल्पतगिन जो हैं वो फाउंडर हैं। इन्होंने अपना जो कैपिटल है वो इस्टेब्लिश किया, कहाँ पे किया? इन्होंने गजनी को अपना कैपिटल इस्टेब्लिश किया, ठीक है। अल्पतगिन ने गजनी को अपने एम्पायर का कैपिटल घोषित किया। फिर इनके जो पुत्र होते हैं वो होते हैं सुप्तगिन। जो सुप्तगिन है वो शाही एम्पायर भारत में आते हैं और शाही एम्पायर पे हमला करते हैं और पेशावर पे इनका कब्जा हो जाता है, तो पेशावर के ये शासन हो जाते हैं। तो अब महमूद जो इनका पुत्र है वो पेशावर से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो महमूद के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो महमूद होता है, अब हम बात कर रहे हैं महमूद की, तो महमूद जो है 17 बार जो है 17 टाइम्स भारत पे आक्रमण करता है, ठीक है। इस आक्रमण के समय में जो शाही जो राज्य होता है, शाही राजा, तो शाही के जो राजा होते हैं वो होते हैं जयपाल। तो ये जयपाल को पराजित कर देता है, ठीक है। ये पराजित करते हैं 1001 AD में, ठीक है। तो जो जयपाल के पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है आनंदपाल, ये इनके ऊपर हमला करते हैं, महमूद के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन ये हमला जो है वो आनंदपाल जो है उसमें हार जाते हैं और महमूद विक्ट्रियस होता है। उसके बाद फिर ये भारत में कई बार और हमला करता है। जो हमले करता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है महमूद का, वो होता है मंदिरों से डिमोलिश करना, टेम्पल को, जो मंदिरों को डिमोलिश मतलब तोड़ फोड़ करना या समाप्त करना, और यहाँ से जो वेल्थ होता है टेम्पल से वो वेल्थ को लूटना, ठीक है। अपने खजाने को या वेल्थ को बढ़ाने के लिए महमूद ये सारी चीज़ें करता है और ये चलता रहता है। उसके बाद 1025 की बात है, 1025 में महमूद जो है 1025 AD की बात है, ये सोमनाथ जो टेम्पल है उसको लूट लेता है और इसी के 5 साल बाद 1030 में इसकी 1030 AD में महमूद की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद जो इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो महमूद जो है भारत में आते हैं, आक्रमण करते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है या किस तरह से इसका मतलब भारत का ये इसका भविष्य कैसे ये निर्धारित करते हैं। तो देखिए, इससे क्या होता है कि जो भारत की इकोनॉमी होती है उसका बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है ये लूट के अपने जगह पे ले जाते हैं। अगर भारत में रह रहे होते, शासन कर रहे होते, तो ये भारत में ही रहता, लेकिन ये जो वेल्थ है ये भारत से बाहर ड्रेन हो जाता है, ठीक है, बाहर चला जाता है। दूसरा होता है कि अगर देखिए जो हमारा भारत था ये, इसका जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो पार्ट है, यहाँ देखिए, यहाँ हिमालय है, ये हिमालय है और 3 साइड से यहाँ पे ओशियन है। तो जो क्षेत्र है जहाँ से हमला हो सकता है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है। तो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे राज्य थे, बहुत बड़े बड़े तो राज्य थे नहीं, कोई सेंट्रल सिस्टम तो हमारे भारत में था नहीं, जैसे मौर्य काल में, गुप्ता काल में देखने को मिलता था, नहीं तो फिर ये आक्रमणकारी उस समय नहीं आ पाते। लेकिन छोटे छोटे राज्य थे, बहुत वीक राज्य थे, तो जो भी छोटे राज्यों की वजह से कैपेसिटी थी, उनकी एक क्षमता थी, तो जब एक बार वो क्षमता टूट जाती है, जब महमूद 17 बार 18 बार हमला करता है, शाही वंश के आनंदपाल जयपाल इनको पराजित करता है, उसके बाद एक जो उनकी रेजिस्टेंस होती है वो वीक हो जाती है। तो बाहर से कोई भी आक्रमण करेगा तो उसके लिए गेटवे जो है ना, वो अंदर घुसना वो बहुत आसान हो जाता है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो वीक हो जाती है, दूसरा इकनॉमी से वेल्थ ड्रेन हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में तो आपसे पूछ ही सकता है 2-3 पॉइंट देख के, लेकिन मेंस में भी ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जो मुस्लिम इन्वेंशन होते हैं, अटैकर होते हैं, उनको दिखता है कि भारत में बहुत सारा वेल्थ है। जब ये वेल्थ लेके जाता है तो इसका वेल्थ का एडवर्टाइजमेंट भी होता है बाहर, कि प्रचार होता है कि बहुत सारा वेल्थ हम लूट के लाए हैं। तो उनको भी लगता है कि भाई भारत के मंदिरों में, भारत में बहुत सारा वेल्थ है और चलो इन्हें लूटते हैं। तो ये मुस्लिम अटैकर को मतलब एक तरह से निमंत्रण मिलता है यहाँ से। और जो
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और लगा मुझे, पांचवा पॉइंट, वो है कि जो भी हमारे जो आर्किटेक्ट थे, आर्ट और आर्किटेक्ट जो मैं बात कर रहा था अभी तक, जो मंदिर थे हमारे, जो हमारे क्षेत्र थे जहाँ पे हम लोग देख सकते थे, मतलब अनोखा एक वास्तुकला, तो वो नष्ट करते हैं ये। जैसे नगर फोर्ट का इन्होंने नाश किया, उसके बाद मथुरा का जो आर्ट एंड आर्किटेक्ट है मंदिरों का, वो किया इन्होंने। कन्नौज और थानेश्वर, ऐसे बहुत सारे जगह थे जहाँ पे इन्होंने तोड़फोड़ किया और डिमोलिश कर दिया मंदिरों को। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट थे जो गजनी के अटैक के बाद हुआ। तो फिर इसके बाद जो है कुछ समय के लिए शांति रहती है, फिर एक और शासक जो है करीब उसके 150 साल बाद एक और शासक आते हैं। इस बार ये आते हैं भारत पे कब्जा करके राज्य करने के लिए। इनका नाम है मोहम्मद ऑफ गौर, या इन्हें मोहम्मद गौरी भी हम लोग आम भाषा में मोहम्मद गौरी भी कहते हैं। तो इनका जो नाम है, कभी कभी परीक्षाओं में नाम भी पूछ लेता है कि ये किसका नाम है। तो देखिए, म्यूज अल उद्दीन मोहम्मद गौरी, ये इनका नाम है। और इनका जो बॉर्न नेम, बाई बर्थ नेम है, वो साहब अल दिन है, साहब अल दिन इनका नाम है। और ये एक राजवंश है गुरीद एम्पायर, गुरीद एम्पायर। तो गुरीद एम्पायर के ये शासक थे जो भारत में आते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये अटैक करते हैं 1175 AD में, सिंध और मुल्तान को अपने कब्जे में ले लेते हैं। 1186 में ये पंजाब को अपने कब्जे में ले लेते हैं, और पंजाब के जो शासक होते हैं खुसरो मलिक, उनको हरा देते हैं। फिर हम बात करेंगे 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड होते हैं, उनसे हार जाते हैं। और उसके एक साल ही बाद पृथ्वीराज सेकंड को ये पराजित करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, और इनका जो दिल्ली में है ये आगमन हो जाता है। इसके नेक्स्ट ईयर जो है ये हमला करते हैं जयचंद पे, गहदवाल डायनेस्टी के जो राजा होते हैं उन्हें भी हराते हैं, और कन्नौज पे भी इनका एक क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद ये भारत से जाने लगते हैं। भारत से जाते जाते जो इनका खुद का जनरल होता है, जो इनका स्लेव होता है बेसिकली, तो उसको अपना शासन दे देते हैं। इसको कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सल्तनत काल की जहाँ से स्थापना होती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना शासन देके मोहम्मद ऑफ गौर या मोहम्मद गौरी चले जाते हैं। उसके बाद ही वॉज एबल टू गेट अथॉरिटी ओवर द लार्ज एरिया। तो इन्होंने क्या किया था कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को जो है अपने राज्य में मिला लिया था। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो देखिए, दिल्ली, इनके क्षेत्र में क्या क्या था, दिल्ली था, ठीक है, दिल्ली और अजमेर वाला जो चौहान डायनेस्टी से इन्होंने जीता था। फिर मेरठ था, ठीक है, फिर इधर का कन्नौज का क्षेत्र था, फिर कन्नौज था, अजमेर था, इधर बहुत बड़ा, मतलब नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ये कैप्चर कर लेते हैं। अब इनके आने का इम्पैक्ट क्या होता है, तो गजनी का तो हमने पढ़ लिया था। अब हम ये जानते हैं कि जो मुस्लिम शासक होते हैं ये भारत में कैसे कंट्रोल स्थापित करते हैं, या मुस्लिम शासन का जो भारत में कंट्रोल होता है वो कैसे स्थापित होता है। तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है डिसयूनिटी अमंग्स द इंडियन रूलर। जो बहुत छोटे, एक तो कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है, दूसरा जो है रूलर छोटे छोटे हैं और ये आपस में लड़ते हैं। जैसे जयचंद और जो पृथ्वीराज चौहान है, ये आपस में इनकी बात नहीं हो रही होती है या एक लड़ाई होती है। इनकी पुत्री, जयचंद की जो पुत्री है, संजोगिता की वजह से, तो ये क्या करते हैं, जो जयचंद है ये मोहम्मद गौरी को आश्वासन देते हैं, जो सेकेंड वॉर होता है तराइन का, उसमें सहयोग भी करते हैं, और इनकी वजह से ही जो है पृथ्वीराज चौहान हारते हैं। तो कहीं ना कहीं जयचंद का इसमें भूमिका होती है। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर जो जयचंद हैं वो भी, उनसे भी गौरी की लड़ाई होती है, उसमें गौरी जो है इनको समाप्त कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे जो रूलर थे या जो उनके बीच यूनिटी नहीं थी, ये बहुत बड़ा कारण था जो मुस्लिम शासक हैं उनका भारत में स्थापना की वजह से। दूसरा जो पावरफुल कारण है वो है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल पावर नहीं थी, सब छोटे ही छोटे थे और सब स्वतंत्र थे। तो जब सारे छोटे होंगे, सारे स्वतंत्र होंगे, तो उत्पाद तो जरूर होगा और उसका फ़ायदा बाहर वाला ही लेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि कोई जो इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह का प्रोविज़न नहीं था। जो इनके हथियार थे बहुत ट्रेडिशनल थे, तलवार, भाले, इन चीज़ों से लड़ाई जो है उस समय नहीं लड़ा जा सकता था विदेशी आक्रमणकारियों से, क्योंकि इनका जो वेपन्स था वो जो बाहर से आते थे उनका वेपन्स ज़्यादा अच्छा था इनकी तुलना में। और दूसरा हमेशा से जो समस्या रही है हमारे भारतीय सोसाइटी की, वो है कास्ट सिस्टम।
जहाँ पे जो व्यक्ति है उसको कास्ट में बांटा जाता है, उस कास्ट के आधार पे उससे भेदभाव किया जाता है। तो जहाँ पे सोसाइटी में कास्ट होगा वो सोसाइटी डिवाइड होगी, उसका बंटवारा होगा, और जहाँ बटी हुई सोसाइटी होगी उस पर ज़रूर कोई ना कोई बाहर से आके उस पर वो कर लेगा, कब्जा कर लेगा। वही हुआ यहाँ पे, मुस्लिम शासकों ने कब्जा करने में कास्ट सिस्टम ने भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों ने छोटे जो इनके अनुसार जो था कि भाई सब मिल के नहीं इन्होंने वो किया, अपने कास्ट सिस्टम को बनाए रखा है, जिसकी वजह से ये हार जाते हैं। और दूसरा इनका जो डिफेंसिव यहाँ जो भारत में बिहेवियर है कि भाई हम कभी किसी से लड़ेंगे नहीं, अगर कोई लड़ रहा होगा तब हम डिफेंस करेंगे। तो जो डिफेंसिव बिहेवियर है जो भारत के शासकों में था, वो बहुत ही हद तक जिम्मेदार था, क्योंकि जो बाहर से आ रहे थे वो एग्रेसिव बिहेवियर लेके आ रहे थे, उन्हें लड़ना था, उन्हें हारना था या कुछ भी करना था, लेकिन वो एग्रेसिव थे। और हमारे यहाँ क्या था कि एक बार हरा लो, तुमको जीत जाएंगे, दूसरे बार। तो इस तरह से एक डिफेंसिव जो अप्रोच था वो कहीं ना कहीं इनके हार के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सारे फैक्ट्स थे जो मैंने डिस्कस किया आपसे। पूर्व मध्यकाल के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को आपको कवर करके दूं, और कोशिश किया है, और प्रयास भी हमारा यही था। और बहुत ही जल्दी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, लेटर वैदिक पीरियड का, लेटर वैदिक नहीं, सॉरी, लेटर जो वो है मेडिवल पीरियड का जो समय है वो है सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। तो इसके विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच करें ताकि आपको जो पीछे से जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं सीक्वल से चल रहा हूँ। मैंने शुरू में ही आपसे बताया था कि मैं एंसेंट पढ़ाऊँगा, फिर मेडिवल पढ़ाऊँगा, फिर मॉडर्न पढ़ाऊँगा, और यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध रहेगा बिल्कुल निःशुल्क। कोई पेड ग्रुप नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम आप लोगों के लिए है, एकदम निःशुल्क चैनल है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो बच्चे जो किसी गांव में रहते हैं या किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, इसीलिए मैं हिंदी को भी साथ में लेके चल रहा हूँ, कहीं पे भी रहते हैं बच्चों, आपको हमारे माध्यम से अगर किसी भी प्रकार का लाभ मिलता है तो ये हमारे लिए अत्यंत सुखद अनुभव होगा। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।